MIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक ट्वीट किया और बच्चे का फोटो भी लगाया। ये गुमराहकुन था। ये जनता पार्टी की पॉलिसियों ने समाज को टुकड़े टुकड़े कर दिया, मुल्क को टुकड़े टुकड़े कर दिया है। और ये सब महसूस हाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी या तेलंगाना के वज़ीर आला KCR या बिहार दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल या राहुल गांधी जी, नीतीश कुमार ने उस परिवार की जो कमेटी बनी जिसमें मुलायम सिंह यादव भी थे, जिसमें देवी गौड़ा भी थे, जिसमें देवी लाल भी थे, जिसमें चौटाला भी थे और जिसमें लालू यादव भी थे, सभी लोग थे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मिलत टाइम्स में खुशामदीद। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और मेरे साथ हैं मारूफ सहाफ़ी और दानिश्वर डॉक्टर खालिद अनवर। अब बिहार में MLC भी है और मौजूदा हालात पर आपकी गहरी नज़र है। ख़ास तौर पर इन दोनों हिंदुस्तान की सियासत में जो कुछ तब्दीली आई है और कहा जा रहा है कि 2024 में नीतीश कुमार सरकार को या BJP को फाइट दे सकते हैं, एक चेहरा बन सकते हैं और नीतीश कुमार ने इन दिनों लगातार कोशिशें भी की है। इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे और भी कुछ अहम इश्यूज़ होंगे। डॉक्टर खालिद अनवर साहब, आप नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं। अभी जो उन्होंने मुलाकातें की है सोनिया गांधी से, राहुल गांधी से और कई सारे लीडरों से, तो नीतीश कुमार का मकसद क्या है? 2024 में ख़ुद को वज़ीर-ए-आज़म का उम्मीदवार बनाना है या कुछ और मकसद है? देखिए, मुल्क में जो मौजूदा हालात और जिस तरह से बेरोज़गारी है, महंगाई है, नौजवानों में मायूसी है, इन हालात को देखते हुए हमारी पार्टी के लीडर नीतीश कुमार जी ने ये डिसीज़न लिया कि हमें एक मजबूत अपोजिशन तैयार करना चाहिए। और हम लोग NDA में थे, सरकार चला रहे थे, लेकिन नेशनल लेवल पे जिस अपोजिशन की ज़रूरत थी उसकी कमी महसूस हो रही थी। और BJP ने जो हरकतें शुरू की, भारतीय जनता पार्टी के लीडरों ने चुनी हुई सरकारों को गिरा करके महाराष्ट्र की सरकार को हाईजैक किया गया, कर्नाटक की सरकार को गिरा दिया गया, मध्य प्रदेश की सरकार खरीद ली गई। तो इन हालात को देखते हुए हम लोग अलग हुए और नीतीश कुमार जो अपोजिशन लीडर्स हैं, हम ख्याल लीडर्स हैं, जो ये समझते हैं कि मुल्क में भाईचारा होना चाहिए, मुल्क में अमन कायम होनी चाहिए और मुल्क में लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए, उनसे मुलाकातें की। और मुलाकातों का मकसद सिर्फ ये है कि अपोजिशन मजबूत हो। भारतीय जनता पार्टी की जिन पॉलिसियों ने मुल्क को बर्बादी के दहाने पे ला के खड़ा कर दिया है, उस बर्बादी से मुल्क को बचाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म प्रधानमंत्री के वो उम्मीदवार कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार ने, आपको याद होगा कि जनता परिवार को एक जगह करने की कोशिश की थी। ये बात है 2015-16 की। और उस वक्त भी नीतीश कुमार ने उस परिवार की जो कमेटी बनी जिसमें मुलायम सिंह यादव भी थे, जिसमें देवी गौड़ा भी थे, जिसमें देवी लाल भी थे, जिसमें चौटाला भी थे और जिसमें लालू यादव भी थे, सभी लोग थे। उस वक्त भी उन्होंने उसका लीडर मुलायम सिंह यादव जी को बनाया था और सब लोगों ने मुत्तहदा तौर पर बनाया था। तो ये कहा जाना कि नीतीश कुमार पॉलिटिकली एम्बिशियस हैं प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, मेरे ख्याल से ये दुरुस्त नहीं है और ये पहले उन्होंने साबित कर दिया। ऐसा नहीं कि पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है। अलबत्ता ये ज़रूर कहा जाना चाहिए कि उन्होंने JP और लोहिया के साथ काम किया है। समाजवादी विचारक हैं, समाजवादी विचारधारा के सबसे बड़े लीडर मुल्क में हैं। उनको अगर फ़िक्र है मुल्क की, नौजवानों की, बेरोज़गार नौजवानों की, महंगाई की, तो वो फ़िक्र इसलिए नहीं है कि वो प्रधानमंत्री बनना चाहते, वो फ़िक्र इसलिए है कि वो एक हसास लीडर हैं। वो मुल्क में जो चीज़ें हो रही हैं उसको देखते हुए बैठ नहीं सकते हैं। तो मेरे ख्याल से नीतीश कुमार का मकसद ये है कि अपोजिशन मजबूत हो और भारत की जनता जो परेशान है उस परेशानी से उनको निजात दिलाई। बिल्कुल खालिद साहब, अपोजिशन उसी वक्त मजबूत होगा जब अपोजिशन का एक चेहरा होगा। तो आप ये तस्लीम कर रहे हैं कि इस वक्त आपके जो नेता नीतीश कुमार हैं वो अपोजिशन का सबसे मजबूत चेहरा बन सकते हैं जिस पर सब लोग इत्तेफाक करें? देखिए, जो बढ़ के खुद उठा ले हाथ में मीना उसी के है। अगर आज नीतीश कुमार जी ने देश के लिए इनिशिएटिव लिया है और वो बढ़ रहे हैं तो यकीनन एक बहुत बड़ा चेहरा है और उनके अंदर वो क़ुव्वत है कि अपोजिशन को यूनाइट कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है नीतीश कुमार की
कि वो अपनी लीडरशिप थोपने के लिए किसी को मजबूर नहीं करेंगे। खालिद साहब, 2-3 चेहरे हैं जो अपोजिशन का रोल अदा कर रहे हैं या चाह रहे हैं चेहरा बनना। उसमें एक अहम नाम ममता बनर्जी का है। वो भी चाह रही है कि तमाम लोगों को एक करे। पहले भी कोशिशें की, खासतौर पर राष्ट्रपति का जो चुनाव हुआ तो कांग्रेस से आगे बढ़कर खुद उन्होंने लीड किया। एक तरफ कांग्रेस है, कांग्रेस राहुल गांधी उनके नेता है, वही वज़ीर आज़म के उम्मीदवार होंगे। इधर के CR भी वो पटना आए थे, आप लोग यानी RJD तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के साथ मिलकर के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। केजरीवाल के बारे में भी कहा जाता है कि वो भी कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो चेहरे हैं, राहुल गांधी या उधर ममता बनर्जी, KCR, ये सब नीतीश कुमार के साथ आ जाएंगे, चेहरा मान सकते हैं सब? देखिए, जिन लोगों का नाम आपने लिया, ख़ास तौर से बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी या तेलंगाना के वज़ीर आला KCR या दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल या राहुल गांधी जी, ये सब वो लीडर्स हैं जो ये महसूस करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसियों ने समाज को टुकड़े टुकड़े कर दिया, मुल्क को टुकड़े टुकड़े कर दिया है, और ये सब महसूस कर रहे हैं कि मुल्क में तब्दीली आनी चाहिए। और इसमें से कोई लीडर किसी लीडर से कम नहीं, न कद के एतबार से, न विज़न के एतबार से, न मेहनत के एतबार से। तो इसमें मेरे ख्याल से तकाबुल किया जाए, मुआवजा किया जाए कि वो बेहतर है, वो बेहतर, वो बेहतर, ये ठीक नहीं है। हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने अपनी एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग में ये डिसीजन लिया कि नीतीश कुमार को पूरा ये इख्तियार हासिल है कि वो जिस लीडर को चाहें देश के वज़ीर आज़म के तौर पर कबूल कर लें, आगे बढ़ा दें। उनको पूरा इख्तियार दिया गया। और जनता दल यूनाइटेड या नीतीश कुमार या हमारी लीडरशिप बिल्कुल इस बात के ऊपर बिल्कुल कोई हम लोगों का इसरार नहीं है और नहीं कोई दबाव है किसी के ऊपर कि आप हमको कबूल करें। हम लोगों का इसरार सिर्फ इस बात के ऊपर है कि देश के लोग परेशान हैं, इस परेशानी से लोगों को निजात दिलाई जाए। आप लोग क्या चाहते हैं? आप लोग चाहते हैं या नहीं कि नीतीश कुमार वज़ीर आज़म बने या अपोजिशन का चेहरा बने, सब लोगों को मुत्तहिद कर सके? क्या एक तज्जिया अगर आप करें तो जितने चेहरे हैं उनमें से वो कौन हो सकते हैं जिनको पूरे देश के अवाम कबूल कर सके? क्योंकि एक तज्जिया किया जाता है कि ममता बनर्जी बहुत अच्छी लीडर है, लेकिन वेस्ट बंगाल से आती है, नॉर्थ इंडिया के लिए एक्सेप्ट करना मुश्किल है, KCR तेलंगाना से हैं। तो मजमूई तौर पर अगर आप तज्जियाती तौर पर देखें तो कौन आपको बेहतर चेहरा नजर आता है? देखिए, एक बात समझिए, जो तृणमूल कांग्रेस के लोग हैं वो यकीनन ये बात कहेंगे कि ममता बनर्जी जी बहुत बेहतरीन लीडर हैं, उनको वज़ीर आज़म बनाया जाए। आम आदमी पार्टी के नेताओं से आप बात करेंगे तो उनके लिए अरविंद केजरीवाल जी बहुत अच्छे लीडर हैं, उनको वज़ीर आज़म बनाया जाए। राहुल कांग्रेसियों से बात करेंगे तो राहुल गांधी बहुत बेहतरीन आदमी है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनको वज़ीर आज़म बनाया जाए। इसी तरह अब जिस पार्टी से भी बात करेंगे, नेशनली NCP से के लोगों से बात करेंगे तो शरद पवार का नाम लेंगे। जनता दल यूनाइटेड के लीडर से बात करेंगे और लीडर से तो कहेंगे कि भाई नीतीश कुमार, चूँकि हमने उनको बरता है। हर पार्टी के लीडर ने अपने लीडर को बरता है। तो इसमें मेरे लिए बहुत आसान है ये कहना कि हमारे लीडर नीतीश कुमार मुल्क को बहुत अच्छी क़यादत दे सकते हैं, लेकिन ये हमारी अपनी सोच हो सकती है। हमारी पार्टी और नीतीश कुमार की ये सोच है कि हमें भारतीय जनता पार्टी से मुल्क को निजात दिलाना है, प्रायोरिटी ये है हमारी। उसके बाद ये तय होगा कि कौन मुल्क का प्रधानमंत्री। खालिद साहब, अगर लोग ये सोच ले कि BJP से हिंदुस्तान को आज़ाद कराना है और नीतीश कुमार पर भरोसा करे, लेकिन नीतीश कुमार साहब का जो पिछला बैकग्राउंड है उसकी वजह से लगता है कि लोग दोबारा भरोसा करेंगे और इतने बड़े फ़ायदा के लिए या इतने बड़े कॉस्ट को देखते हुए, क्योंकि 2015 में भी लोगों ने एतमाद किया, भरोसा किया और फिर 2 साल बाद नीतीश कुमार साहब BJP के साथ आ गए। 2020 में वो BJP के साथ रहे। 19 में ही पूरी कोशिश थी कि BJP को इक़्तिदार से हटाना है, लेकिन JDU BJP के साथ थी और ये मकसद पूरा नहीं हो सका। तो अगर दोबारा फिर नीतीश कुमार इधर से उधर चले जाते हैं तो उसकी गारंटी कौन लेगा? देखिए, कोई किसी की गारंटी नहीं ले सकता यहाँ पे, लेकिन नीतीश कुमार की जहाँ तक बात कही आपने, उनका पॉलिटिकल करियर मेरे ख्याल से 30-35 वर्षों का है। उन्होंने कभी अपने उसूलों से समझौता नहीं किया, चाहे वो अलायंस में BJP के साथ रहे या किसी के साथ रहे हो। समाजवादी नज़रियात पे उनकी सरकार चलती रही।
देखिए, लोकल इश्यूज ऐसे होते हैं, 2015 में इलेक्शन लड़े, लेकिन लोकल इश्यूज कुछ इस तरह के आए कि बिहार की तरक्की के लिए, बिहार के लोगों की तरक्की के लिए, बिहार के लोगों के मफाद में उनको कदम उठाना पड़ा। आप एक बात समझिए, नीतीश कुमार पहले भी वजीर आला थे, उसके बाद भी वजीर आला रहे, उनकी न कुर्सी पे फर्क पड़ा और न ये कह सकते कि नीतीश कुमार ने किसी जाती मफाद के लिए कोई ये कदम उठाया। अगर ये होता है कि नीतीश कुमार यहाँ डिप्टी सीएम थे, वहाँ जाके सीएम बन रहे, या ये होता है कि नीतीश कुमार ने कोई प्रॉपर्टी लेनी थी, वहाँ जाकर के वो प्रॉपर्टी ले ली, या नीतीश कुमार को अपने बेटे को सेटल करना था, यहाँ नहीं कर पा रहे थे, वहाँ कर ले, जाती तौर पे नीतीश कुमार का क्या फ़ायदा हुआ या क्या नुकसान हुआ? तो जिस लीडर की निगाह में आवाम का फ़ायदा और नुकसान होता है, अपना जाती नहीं, तो अगर वो लीडर इस तरह के डिसीजन लेता है तो उस लीडर पे भरोसा करना। मतलब मानते हैं कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे, तब भी उन्होंने अपने सेकुलरिज्म के उसूलों से समझौता नहीं किया। नहीं, ये मानने की बात नहीं है शम्स तबरेज़ साहब, ये हकीकत है, आप देख लीजिए, ये मानने की बात, मानने के तो प्रिज्यूम करेंगे आगे की बात को ना। आरजेडी के साथ कैसा चला? आरजेडी के साथ पिछली सरकार थी, कहा गया कि आरजेडी यानी लालू यादव जी के जो दोनों बेटे थे बड़े परेशान कर रहे थे, नीतीश कुमार साहब की नहीं बन सकी और आखिर में उनको छोड़ना पड़ा। दोबारा फिर आरजेडी के साथ थे, वही दोनों हैं, एक उप मुख्यमंत्री है, दूसरे मिनिस्टर हैं। तो इस मर्तबा कैसा चल रहा मामला? 1 महीना से ज़्यादा का वक्त हो गया, ठीक ठाक चल रहा है? फिर देखिए, आपको याद होगा शम्स तबरेज़ साहब, पिछली बार डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी पे मुकदमा दर्ज किया गया, सीबीआई ने एक मुकदमा दर्ज किया। नीतीश कुमार का उसूल आपको पता है कि कम्युनलिज्म, करप्शन और क्राइम से वो समझौता नहीं करते। एक करप्शन का चार्ज लगा उनके ऊपर कि भाई रेलवे घोटाला में आपने फ्लैट खरीदा, ज़मीन खरीदा, ये किया वो किया। तकरीबन 5-5.5 बरस हो गए FIR दर्ज हुई और उसका कोई आउटपुट नहीं है। नीतीश कुमार ने सरकार छोड़ते वक्त ये कहा था कि तेजस्वी यादव जी आप आके पब्लिक को बताइए इसकी हकीकत क्या है, लेकिन उस वक्त के पॉलिटिकल हालात उन्होंने नहीं बताया। लेकिन 5 बरस तक एक आदमी पे करप्शन का केस हो और कोई कार्रवाई नहीं हो, इसका मतलब हम लोग समझते हैं कि वो पाक साफ है। और तेजस्वी यादव को उलझाने के लिए इस तरह का केस किया गया था। तो ये एक इशू था। और जहाँ तक परेशान करने की बात, एक बात समझ लीजिए, हम लोग चाहे भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में रहे हों या राष्ट्रीय जनता दल के साथ सरकार में, हम लोग बिहार के अवाम के मफाद के लिए काम कर रहे हैं। और नीतीश कुमार एक लम्हे के लिए भी एक इंच अपने उसूल से पीछे नहीं हटेंगे। तो नीतीश कुमार बहुत आज़ादी के साथ हुकूमत चला रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल पूरा सपोर्ट कर रहा है। आगे क्या होगा? 2024 में लोकसभा का इलेक्शन है और 25 में बिहार का चुनाव होगा। तो 25 में अगर बिहार की हम बात करें तो क्या नीतीश कुमार दोबारा 25 में भी सीएम के उम्मीदवार होंगे या फिर तेजस्वी को बनाएंगे सीएम? देखिए, ये चुन लिया है हमारे नेता श्री नीतीश कुमार जी ने, ये मुंतखब कर लिया अपने लिए कि वो देश की खिदमत करेंगे, वो मुल्क की खिदमत के लिए आएंगे। और 24 में नीतीश कुमार अगर वज़ीर आज़म बनते हैं और न भी बनते हैं, अगर राहुल गांधी बनते हैं, ममता बनर्जी बनती हैं या केजरीवाल जी बनते हैं, तो अगर उन्होंने ये चुन लिया, अपने आप को मुंतखब किया है कि भाई हम देश की सेवा करेंगे, तो यकीनन वहाँ पे 2024 के बाद 2025 में तेजस्वी यादव जी को मौका मिलेगा, अगर हम लोग अलायंस में रहें एक साथ। तो खालिद अनवर साहब, जब से आपकी सेकुलरिज्म वाली सरकार बनी है, मतलब पहले इंडिया की थी, अभी आरजेडी की है, बिहार में कई कम्युनल मामले सामने आए। खासतौर पर सिवान का पिछले दिनों वाक़या हुआ, जहाँ मस्जिद पर पथराव हुआ, नारे लगाए गए और मुसलमानों को ही गिरफ्तार भी किया गया उल्टे, और एक 8 साल के बच्चे को भी गिरफ्तार किया गया। काफ़ी मामला हंगामा सुर्खियों में रहा, फिर बाद में 3 दिन बाद उस बच्चे को रिहा किया गया। कई लोगों ने उस पर रिएक्शन भी दिया कि ये सेकुलर सरकार में ऐसा क्यों हो रहा है? पहले बीजेपी की सरकार थी एनडीए की, तो किसी हद तक माना जा सकता था, लेकिन नीतीश कुमार की सरकार है, आरजेडी है, और तब पुलिस की एकतरफा कार्रवाई जो सीन उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का है वो बिहार में देखने को मिला। नहीं, ना तो हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ सरकार में थे, तब हमने कभी ऐसा होने दिया, और ना अभी की सरकार में हो रहा है। अब हो रहा है? मतलब नहीं हो रहा है। ये MIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक ट्वीट किया और बच्चे का फोटो भी लगाया, ये गुमराहकुन था। नहीं, बच्चे की गिरफ्तारी तो हकीकत पर मबनी है। नहीं, वो तस्वीर सही नहीं थी, और जो बच्चे की तस्वीर लगाई गई वो 8 साल पुरानी उसी बच्चे की तस्वीर थी। और देखिए, एक बात समझिए, बच्चों के मुताल्लिक जो कानून है, उस कानून के हिसाब से आप तस्वीर डाल नहीं सकते।
हम लोगों के साथ परेशानी क्या है कि उस बच्चे की तस्वीर हम मार्केट में नहीं ला सकते। नहीं, तस्वीर में आँख को छुपा दिया गया था, लोगों ने ब्लर करके डाला। नहीं, हमने भी अगर डालना होता है कि हम ओरिजिनल तस्वीर डाल देते तो हम नहीं डाल सकते, लेकिन मैं आपको दिखा दूंगा वो तस्वीर। उस बच्चे की उम्र 14-15 साल है, तस्वीर देखिए तो बहुत खालिद अनवर साहब, जो उस बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट है या आधार कार्ड है वो गलत बताया जा रहा है। नहीं, बर्थ सर्टिफिकेट और आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट भी फर्जी बनवा के मीडिया में चलाया गया, वो 8 साल ही है। नहीं, गलत बताया गया, वही तो मैं कह रहा हूँ। अभी उसकी लाइव तस्वीर आई है, जब वो जेल से निकला है तो भी उसमें उसी तरह दिख रहा है जिस तरह पहले की उसकी तस्वीर है। नहीं, बिल्कुल गलत है, मैं कह रहा हूँ ना आपको। मैं अभी तस्वीर दिखा रहा हूँ जो जिस बच्चे को गिरफ्तार किया गया है। हुआ क्या है कि सरकार को बदनाम करने के लिए इस तरह की हरकतें की गई। मैंने ओवैसी साहब को तस्वीर भेजी और ओवैसी साहब के खालिद साहब, सरकार को कौन बदनाम करेगा? वीडियो देख रही है, मेरे पास भी वीडियोस है। मस्जिद पर पत्थर फेंके जा रहे हैं, वहाँ पर उल्टे सीधे नारे लगाए जा रहे हैं और नमाज का वक्त है। कौन सरकार को बदनाम कर रहा है? ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमने वहाँ के डीएम और एसपी से बात की, खुद नीतीश कुमार ने भी मुझे इस मौजू पे फ़ोन किया था और नीतीश कुमार लगातार इसमें लगे। हुआ क्या था कि जिन लोगों ने जुलूस निकाला और जुलूस लेकर के गए, वहाँ आम तौर से जुलूस बहुत पुरअमन होता है, प्रशासन नहीं था उनके साथ। इन लोगों ने जाके मस्जिद पे उल्टी सीधी हरकतें की मस्जिद के सामने। लेकिन जो एफआईआर दर्ज की गई, हैरत की बात यह है कि जिन लोगों ने जुलूस के लिए लाइसेंस लिया था, ये बुनियादी बात होती है कि उस पर एफआईआर नहीं किया गया था। और जो बच्चे मस्जिद के ऊपर थे, पथराव किए, एक बच्चे ने, कई बच्चों का नाम है जिसमें से एक बड़ा बच्चा ये था, इसने जाके कबूल कर लिया। छोटा बच्चा है ये, बड़ा वो बच्चों में बड़ा बच्चा था जिसने कबूल किया कि मैंने किया है। उसको थोड़ी देर के लिए बच्चा घर में भेजा गया, दूसरे तीसरे दिन उसको रिहा कर दिया गया, आपको पता ही होगा। नहीं, जेल भेजा गया 3 दिन के बाद रिहाई। जेल नहीं भेजा, बच्चों को कभी जेल नहीं भेजा जाता, बच्चा घर भेजा जाता है। नहीं, जहाँ भी उसको पुलिस, एक तो पुलिस कस्टडी में रखा गया उसको। नहीं, देखिए शम्स तबरेज़ साहब, एक कानून क्या है मुल्क का, ये तब उसको मान रहे बच्चा है, वो बच्चा है तभी ना उसको बच्चों के घर में भेजा गया। भाई बच्चा था, 18 साल से कम उम्र का बच्चा अगर कोई क्राइम करता है, कोई गलत करता है, तो उसको जेल नहीं भेज सकते आप। उसके लिए एक बच्चों का घर अलग होता है, पुलिस कस्टडी में उसको रखा गया था। वो तो थाने में लेकर रखे गए। तो ये जो असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो ट्वीट आया था या उन्होंने किया, वो गुमराह करने वाला था। जहाँ तक मस्जिद प्रोसेशन के जरिए मस्जिद पे के नज़दीक नारे लगाने की बात है या पथराव की बात, ये सही है और दोनों तरफ से गिरफ्तारियां हुई है। पत्थर मारने वालों की साहब के ट्वीट में आपको गुमराही क्या नजर आ रही है? गुमराही ये है कि जो जिस बच्चे की तस्वीर लगाई थी वो बच्चा नहीं था, जिस बच्चे की उम्र आपने 8 साल लिखी वो बच्चा 15 साल का है, ये गुमराही है। खालिद अनवर साहब, उस बच्चे की मां ने असदुद्दीन ओवैसी का शुक्रिया अदा किया कि असदुद्दीन ओवैसी के आवाज़ उठाने की वजह से मेरे बच्चे की इतनी जल्द रिहाई हो गई है, वरना ये पॉसिबल नहीं था। और सर्टिफिकेट के मुताबिक, आप तो 15 साल कह रहे हैं, वहाँ के जो पटना के पुलिस ऑफिसर है उन्होंने 13 साल अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, लेकिन बर्थ सर्टिफिकेट के मुताबिक सिर्फ 8 साल हो रहे हैं। नहीं, बर्थ सर्टिफिकेट जो दिखाया गया वो गलत दिखाया गया था। अच्छा, वो फर्जी था, मैंने उसको काउंटर कर दिया था वहीं पे। और जो 13 साल पुलिस ने कहा, वो बच्चे ने अपनी उम्र 13 साल लिखवाई थी। बच्चे के बाप ने, बच्चे ने उस बच्चे की उम्र 13 साल लिखवाई थी, इसलिए 13 साल मैं कह रहा हूँ। लेकिन जो मैंने उसका फोटो देखा है, जो मुझे फोटो ओरिजिनल फोटो जिसको शेयर करने से मना किया गया, मैं आपको दिखाऊंगा। उस फोटो में वो बच्चा 14 साल से बड़ा बच्चा है। तो वैसे साहब ने अगर ट्वीट किया तो अच्छा हुआ ना, बच्चे की रिहाई होगी, उनकी वालिदा भी बच्चे की रिहाई होती, ऐसे भी हो जाती। वो तो होनी थी। बच्चा कोई जेल में थोड़ी रहता है, वो तो इस्लाह घर में गया आ जाता है। देखिए, ओवैसी साहब बड़े लीडर हैं और मुसलमानों की क़यादत करने का दावा करते हैं। अगर आप ट्विटर पे झूठ बोलेंगे, गुमराह करेंगे और इस तरह के, आप लिखिए कि एक बच्चा को गिरफ्तार किया, गलत किया गया, हम इसको मानते हैं। आप ये लिखिए कि मस्जिद पे पथराव हुआ, लेकिन आपने उसका फोटो डाल दिया कि 8 साल के बच्चे को, ये तो गलत है ना भाई। आप अगर कंफर्म नहीं कर पा रहे, आपके लोग होंगे वहाँ फोटो मंगवाते, पूछते क्या उम्र है, क्या एज है, ऐसे ही सोशल मीडिया पे जो चल रहा है। रिपोर्ट यही थी और सर्टिफिकेट के मुताबिक 8 साल लिखा होगा। वैसे उनके ट्वीट में आपकी सरकार से ज्यादा आरजेडी पर एक तरह से कमेंट था। नहीं, देखिए आरजेडी पे करे या मुखिया। अभी एक और मामला हुआ बिहार में, एक यादव है, उसने एक गाना बनाया और एक मुस्लिम बुर्के वाली लड़की को उसने नाचता हुआ देखा है, बाद में ट्विटर पर हंगामा हुआ, फिर उसने माफ़ी मांगी है। तो मतलब लोगों का मैसेज है कि यादवों की सरकार बनी, यादव MY समीकरण है, और उन्हीं लोगों की तरफ से जो कुछ बीजेपी की सरकार में नहीं हो रहा था वो अब हो रहा है। तो क्या नीतीश कुमार दबाव में है आरजेडी के?
बीजेपी के दबाव में नहीं कुमार आरजेडी या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के दबाव में सरकार नहीं चलाती है, बात समझ लीजिए। और यादव है तो आरजेडी, कैसे आप कह सकते हैं कि यादव होगा तो आरजेडी का ही होगा, मुसलमान होगा तो नीतीश कुमार का ही होगा? ये नहीं कह सकते आप। देखिए, फ्रिंज एलिमेंट हर समाज में होते हैं। आप हमारे समाज में भी फ्रिंज एलिमेंट है, उनके समाज में भी फ्रिंज एलिमेंट है। और जो दिमाग खराब हो चुका है किसी का, वो समझता नहीं है कि किसी की बेटी हमारी बेटी है, किसी की बहू हमारी बहू है, किसी की इज्जत हमारी इज्जत है। तो ऐसे लोग तो समाज में है ना भाई, बिल्कुल। और दिख ही रहे क्या क्या हो रहा है। तो ऐसे लोगों को कंट्रोल करना, समझाना, मायूस नौजवानों को काबू करना, ये हमारी सरकार ने बहुत अच्छी तरीके से किया है। और बिहार की सरकार पूरी तरह से पुरअमन समाज की तामीर में लगी हुई है। कोई भी आदमी उल्टी सीधी हरकत करेगा, उसको हमारी सरकार छोड़ने वाली नहीं है। देर हो जाए लेकिन अंधेर नहीं हो। एक आखिरी सवाल खालिद अनवर साहब, इन दोनों पसमानदा मुसलमान का मसला बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है और एक तरह से मुसलमानों को दो हिस्सों में बांटा जा रहा है, अशराफ और पसमानदा मुसलमान। एक तरह से जिस तरीके से कहा जाता है कि उधर अपर कास्ट है, दलितों को गुलाम बनाएगा, एक ऐसा ही फीलिंग या सोच मुसलमानों के अंदर या मुसलमानों पर मुसल्लत की जा रही है और कुछ मुसलमान इसको कर रहे हैं, ऊपर बीजेपी कर रही है। आपको क्या लगता है कौन लोग हैं, इसका क्या फ़ायदा उठाया जा रहा है? देखिए, भारत सरकार में के वजारत दाखिला में बाज़ाब्ता एक महकमा इस पे काम करने के लिए एक महकमा है जो मुसलमानों में तबक़ाती तक़सीम कराता है, जो मुसलमानों में मसलकी तक़सीम कराता है, जो मुसलमानों में बिरादरीवाद ये वो को हवा देता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस वक्त कमज़ोर हो रही है और पिछले 10 बरस में लोगों ने ये समझा है कि धर्म के नाम पर सियासत बहुत देर तक अगर चली तो मुल्क का ताना बाना बिखर जाएगा। तो बीजेपी को ये रिपोर्ट आ रही, इनपुट आ रहा है उनके पास कि भाई हम कमज़ोर हो रहे हैं, तो फिर वो चाहते हैं कि मुसलमानों में तक़सीम हो। और देखिए, ये करना कोई गलत नहीं, हर पार्टी अपने सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ तो करती है। भारतीय जनता पार्टी अगर ये चाह रही है कि पसमानदा मुसलमानों में हम ग्रुप बताएं, आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी यादव में ग्रुप बनाती है, भारतीय जनता पार्टी कुर्मी में ग्रुप बनाती है, भारतीय जनता पार्टी वैश्य में ग्रुप बनाती है। वो कहती है कि यादव ग्रेडिया यादव है, कि कृष्णौट यादव है, कि मेजरौट यादव है, तो फला ये जो है ना वैश्य में ये फला वैश्य है, चिला वैश्य। तो ये भारतीय जनता पार्टी पूरी एक ऐसी बहुत बड़ी पार्टी नहीं बन गई, ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है, उसको पता है कि कहाँ पे तकसीम करना है हमको, और वो कर रही है। लेकिन भारत की खूबसूरती क्या है, भारत के समाज की, कि यहाँ अगर लोगों ने ये बना लिया, मूड बना लिया है कि आप गलत हैं, आपको उलट देना है, तो आपकी सारी तरकीबें जो है ना नाकारा हो जाएंगी, कोई तरकीब काम नहीं आएगी। आजकल के हालात ऐसे ही हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सारी तरकीबें फेल हो रही हैं, नौजवानों में मायूसी है, लोग बहुत परेशान हैं और लोग ये चाहते हैं कि इस सरकार को हम बदल दें और नीतीश कुमार जैसे लोगों को जो अपोजिशन में लीडर्स है उनको सामने लेके आएँ ताकि मुल्क में। और नीतीश कुमार भारी पड़ सकते हैं बीजेपी पर। खालिद अनवर साहब, उत्तर प्रदेश में मदरसों का सर्वे हो रहा है, मदरसे वालों ने कुछ तब्दीली भी की है, निसाब तालीम को भी बदलने की बातचीत हो रही है। क्या आप चाहते हैं कि बिहार में भी मदरसों में तब्दीली हो या वहाँ के मदरसे का सर्वे हो? नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो सर्वे का डिसीज़न लिया है नहायत वाहियात डिसीज़न है, नहायत जो है ना जज्बाती डिसीज़न है, इश्तियाल दिलाने वाला डिसीज़न है। और उत्तर प्रदेश के जो वज़ीर आला हैं योगी आदित्यनाथ जी, एक मजहबी और धार्मिक बैकग्राउंड है उनका, इसके बावजूद उन्होंने मदरसों को टारगेट करके, उनका मकसद सिर्फ एक है कि पोलराइजेशन किया जाए। वो अपने उन मायूस नौजवानों को एक खुराक देना चाहते हैं कि देखिए मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं। जो नौजवान उनसे रोज़गार मांगने जा रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं कि भाई महंगाई बहुत हो गई, उनको ये एक टॉनिक दे रहे हैं कि देखो हम सर्वे करा रहे हैं, ये करा रहे हैं, वो करा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें चलती नहीं है। और बहुत खुशी की बात है कि दारुल देवबंद ने और हमारे अकाबरीन ने, बड़े उलमाए कराम ने, मौलाना अरशद मदनी ने, मौलाना महमूद मदनी ने या मौलाना राबे साहब ने, इन लोगों ने बहुत यानी हकीमाना फैसला लिया है कि ठीक है हम करेंगे, कर सर्वे कीजिए, हमको कोई बात नहीं है, सर्वे करा रहे। तो ये जो चाहते थे, इनकी जो हिकमत अमली थी, उसको इन लोगों ने उनके गुब्बारे से हवा निकाल दी।
आखिर वो क्या चाहते थे जिन्होंने हवा वो निकाली? ये चाहते थे कि मुसलमान रिएक्ट करें इसके ऊपर, हम नहीं करने देंगे, हम मार के मुखालफत भागे। करें, सड़कों पर उतरे। सड़कों पे उतरे, मुखालफत आखिर करें, मदरसों को बदनाम करने का मौका मिले, मौका इसके मिले, अंदर हाँ। क्या छुपा रखा जी। है कि देखने नहीं दे रहे। तो ये बहुत ही मैं ये समझता हूँ। तो फिर ये इल्ज़ाम तो आपके बिहार में भी लगा रहे हैं, गिरिराज सिंह लगा रहे हैं कि मदरसों का बिहार में भी सर्वे होना चाहिए। नहीं, गिरिराज सिंह जी कैबिनेट मिनिस्टर हैं और मुअज़्ज़ज़ इंसान हैं, लेकिन मुअज़्ज़ज़ इंसान हैं। मुअज़्ज़ज़ इंसान है कैबिनेट मिनिस्टर होने की वजह से, लेकिन उनकी ज़बान नहायत गंदी है, उनकी सोच नहायत जाहिलाना है, और उनकी फ़िक्र जो है ना में सिर्फ फ़िरका परस्ती भरी हुई है। वो कोई तामीरी बात सोच ही नहीं सकते। और बहरहाल यही उनकी टीआरपी है। भाई गिरिराज सिंह जी की टीआरपी क्या है? वो क्यों जीत गए, क्यों वजीर बना दिए गए? क्योंकि उनकी टीआरपी है कि गंदी बातें बोलते हो, उनकी टीआरपी ये है कि मुसलमानों को बुरा भला कहते हैं, तो यही टीआरपी है, तो उसमें कामयाब है। लेकिन गिरिराज सिंह को सीरियस न तो भारत का हिंदू लेता है, न भारत का मुसलमान लेता है। गिरिराज सिंह को नॉन सीरियस लीडर मानते हैं, और नरेंद्र मोदी जी की कैबिनेट में इस तरह के 2-4 और मिनिस्टर हैं जिनको भारत के लोग नॉन सीरियस मानते हैं, उसमें से गिरिराज सिंह जी। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे डॉक्टर खालिद अनवर, आप रोज़ानामा हमारा समाज के एडिटर इन चीफ है, एमएलसी है, बिहार कानून साज कौंसिल के रुकन हैं, और तमाम मसाइल पर गहरी नज़र रखते हैं। नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं। तमाम मुद्दों पर खुलकर बातचीत की, हर सवाल का उन्होंने जवाब दिया। आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो, आपके जहन में कोई बात हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा। बहुत शुक्रिया खालिद अनवर साहब, आपने बातचीत की, मौका निकाला। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।